अलग अलग स्तंभ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें जुडिशरी आता है। मैं तो इस टाइम अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करूं सर, ऐसी ऐसी चीज़ें देखिए डिपार्टमेंट में, वी कैन नॉट डिस्कस राइट नाउ। उसके कारण मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया। वो घुटन के साथ क्यों जीना, वो आत्मा क्यों बेचनी है। ये सच्चाई है सर, ये लोग माने ना माने, मुझे गाली दे, पर ये सच्चाई है। क्या दो एक्सट्रीम लेवल की बात करी मैंने, एक तो चपरासी और एक प्रिंसिपल कमिश्नर जो हाईएस्ट लेवल पे है, दोनों केवल एक ही काम कर रहे हैं पूरे 8 घंटे, वो सिर्फ अपनी जॉब बचाने की कोशिश की। शायद मैं इस टाइम एजुकेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ, 3 बीकॉम और एमबीए करके मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया क्यों? 12वीं से 11वीं कर दो, 11वीं से 10वीं, 10वीं से 8वीं, अब कल को करते करते क्या फर्स्ट सेकंड से ही आईआईटी की तैयारी कराने लग जाओगे? स्टैंप लग गई, ठप्पा लग गया, हमारा लड़का आईआईटी है भाई साहब, आईआईटी पास आउट है। अब वो घुटन में जाएगा जीवन भर, मर मर के जिएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास जो आजकल बच्चे इख्तियार कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कोई 3 स्किल मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ जो आप अपने बच्चे को सिखाएं, ये रैट रेस से हटाकर 3 स्किल्स। पहली है सेल्स, दूसरी है साइकोलॉजी, उसको सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की कला सिखाएं, और तीसरी है वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पूरे देश में नेशनल न्यूज़ इस समय अभी आप देख रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है नीट का पेपर लीक हो गया, यूपीएससी के अंदर जो एडमिशन है उसके अंदर फ्रॉड हो गए, और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। सरकार क्या कर रही है, क्यों हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते? ये सारी बात जब हो रही है तब मुझे लगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपके संज्ञान में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये विषय मैं आपके पास में जब लेकर आ रहा हूँ तब एक्स यूपीएससी ऑफिसर, जिन्होंने यूपीएससी पास करने के बाद में आईआरएस ऑफिसर जो बने, वो आज हमारे साथ में हमें ज्वाइन करने वाले हैं और वो ये बताने वाले हैं कि ये जितनी भागा दौड़ी, जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सच में इज़ इट वर्थ इट, कि ये सच में होनी चाहिए देश में, और अगर हम इतनी भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं, क्या इसकी भी सच में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं अंकित जैन जी, और हमारे इस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, दर्शकों को वाक्षी के मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिस स्टूडियो में हम ये शूट कर रहे हैं वो भी अंकित जैन जी का ही है, बिकॉज ही इज़ अ मास्टर ट्रेनर और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वाक्षी के बहुत पहले बेनिफिशियरी हैं, पिछले 8 साल से वाक्षी के साथ में जुड़े हुए हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि आप सबको पता है, मैं 2016 में जब हमने वाक्षी की शुरुआत की थी, तब उससे पहले आई वॉज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, और मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के अंदर टॉप एरिया बिजनेस मैनेजर के रूप में वहाँ कार्यरत था। हमारा मेन काम सेल्स का और मार्केटिंग का था, और मुझे यही लगा कि वहाँ से जब मैं आऊँ तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में जब हमें कुछ बेचना ही है तो क्यों ना हम कुछ अच्छा बेचने की कोशिश करें। ऐसा सोच कर मैंने 2016 में वाक्षी की शुरुआत की। 2016 से अब तक मेरे पूरे सेल्स एंड मार्केटिंग करियर के अंदर अगर सच में ट्रेनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग की कुछ होनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, अगर मेरे अलावा मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई कर पाया है तो वो अंकित जी आप हैं। और आपकी उस वीडियो को देखने के बाद ही मेरा मन बना, मुझे लगा कि मुझे आपसे परमिशन लेनी चाहिए और एक पॉडकास्ट और एक डिबेट आपके साथ में करनी चाहिए। जो बात हम आज करने वाले हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनके बच्चों के करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन सब के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड पे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा सा एक बार अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें पता चल पाए आपके प्रोफाइल के बारे में। बिल्कुल वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है ना। जब 2018 में 18-19 का टाइम था, उस वक्त मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैशाली आयकर भवन में पोस्टेड था, आपको याद होगा। जी जी 18-19 की बात थी जब मैं आपसे पहली बार जुड़ा। वैशाली में मैं रहता था, बाई चांस आते जाते मैंने देखा ऑर्गेनिक करके लिखा है, मैंने कहा चलो चलते हैं अंदर। तो तब से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद जब आपने एक्सप्लेन करना शुरू किया, मैंने कहा यार ये बंदा कुछ तो बढ़िया कर रहा है जी, है ना। ऑर्गेनिक तो हम पहले भी देखते थे, 100 रुपये की चीज़ 150 में मिल रही है, मैंने कहा फ्रॉड है यार, फालतू में स्टैंप लगा दिया और कुछ नहीं है, हम नहीं लेते थे। 2019 के बाद दिशा बदली, दशा बदली, और जो मेंटल पैटर्न था मेरा वो बदला। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए। जी जी, थैंक्स। दूसरा ये कि मैं रेक्टिफाई करता हूँ जल्दी से, मैंने एसएससी सीजीएल क्लियर करा था। सो आई ज्वाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन 2014 एज इंस्पेक्टर। हैदराबाद पोस्टिंग करी, मुंबई पोस्टिंग करी, फिर दिल्ली पोस्टिंग करी। आज से 2-2.5 साल पहले आई क्विट माई जॉब। ओके।
अब व्हेन आई क्विट माय जॉब आई वाज अबाउट टू बिकम आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब जिसके लिए दुनिया आज के टाइम में मर्डर करने को तैयार है। जी बिल्कुल, स्पेशली हरियाणा में, यूपी में, बिहार में। Yes. सर इंस्पेक्टर आईटीओ तो बहुत ऊपर की बात है जी। वो क्लर्क की जॉब के लिए दे आर विलिंग टू सेल देयर फार्म्स। बिल्कुल, मैं बेच दूंगा सब कुछ, बस आप लड़के को सही बात, नौकरी दिलवा दो। जी। सर मानसिकता पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप ऑर्गेनिक में काम कर रहे हो ना, मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलके इस मानसिकता पे काम करें। क्या है मानसिकता? जी। मुझे अपने लड़के को अपने फार्म बेच के, अपने खेत बेच के 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के उसको नौकरी क्यों करवानी है? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। आंसर क्या आता है? अरे अंकित जी, लड़का सेट हो जाएगा। मैंने सेट कैसे हो जाएगा? मतलब मान के चलो क्लर्क में उसकी कितनी तनख्वाह होगी? शायद 50,000 रुपये महीना। सेट क्यों हो जाएगा? वो शायद 1 लाख कमा सकता है, 50,000 रुपये क्यों रोक रहे हैं आप उसको? सही बात है। नहीं अंकित जी, आप समझ नहीं रहे हो, वो सरकारी दामाद बन जाएगा, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कि जी सरकारी दामाद काम करे ना करे, आखिरी लास्ट वर्किंग डे पे खटाक सैलरी अकाउंट, टेंशन ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन आ गई, पेंशन अलग, ऊपर से पैसे अलग से। ओए सर सोने पे सुहागा। ये 3 चीजें अंकित जी ये बता रही है हमारे देश में जैसी हमारी मानसिकता है। तो हम जब सरकार को दोष देते हैं, हमें दोष खुद को देना चाहिए। जी प्लीज करें। ब्यूरोक्रेसी, मतलब बहुत अलग अलग स्तंभ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें जुडिशरी आता है। मैं तो इस टाइम अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करूं सर, ऐसी ऐसी चीजें देखिए डिपार्टमेंट में, वी कैन नॉट डिस्कस राइट नाउ। द थिंग इज, उसके कारण मैंने कहा नहीं यार, बहुत हो गया। वो घुटन के साथ क्यों जीना? वो आत्मा क्यों बेचनी है? जी। एक ले दे के पूरे शरीर में एक अच्छी चीज आत्मा ही तो है। सही बात है। हमारी सोल ही तो है, वो सोल ही बेच दोगे आप। बिल्कुल। उस 1, 1.5, 2 लाख रुपए की सैलरी के लिए या फिर उस जॉब के लिए। तो वो बहुत पीड़ादायक था, जिसकी वजह से मैं वहां से बाहर निकला और फिर अब ये अलग अलग ट्रेनिंग के काम कर रहा हूँ और मजा आ रहा है। तो पहले मैं थोड़ा पास्ट के बारे में जानना चाहूँगा। जब आपने वहाँ से रिज़ाइन किया, ये जो घुटन की आप बात कर रहे हैं, ये घुटन कैसी है, क्यों महसूस हो रही थी? क्या इसके बारे में वहाँ पर रहते हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता? तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस बताइए। क्या एग्जैक्टली होती है? जो बच्चे आज यूपीएससी की नीट की तैयारियाँ कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों का उनके करियर खराब हो रही है, क्यों आपको वो घुटन किस चीज़ की? और वो केवल आप ही को होती थी कि सबको होती थी? ये भी थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। 2014 की बात है। आई ज्वाइंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज अ यंग एंग्री मैन। जी। मैं आज 40 साल का हूं, उस वक्त जितने का भी था, 2014 की बात है। आई ज्वाइंड एज अ यंग एंग्री मैन, एग्रेसिव यंग एंग्री इंस्पेक्टर, कि भाई सब कुछ ठीक कर दूंगा, आग लगा दूंगा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आना चाहिए, देश के लिए फायदा कराऊंगा, इतना करोड़ का रेवेन्यू का बेनिफिट कराऊंगा, मजा आएगा, मुझे जीने में अच्छा लगेगा, सुकून आएगा, घर पे अच्छी नींद लेकर सोऊंगा। उसमें से कुछ नहीं हुआ। जी। कुछ नहीं हो पाया। जी। धीरे धीरे करके टाइम बीता। अब 2 ऑप्शन थे मेरे पास जब मैंने जॉब छोड़ी। 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सिस्टम में ढल जाऊं, जो चल रहा है चलते रहूं, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, कुछ अपना करता हूं। कारण क्या था छोड़ने का? सबसे बड़ा कारण क्या था, जो घुटन की आप बात कर रहे हैं? सरकारी नौकरी में ना, आप बाबू हो, चपरासी हो, या फिर कमिश्नर लेवल पे, ग्रुप ए में कमिश्नर लेवल पे, सीनियर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर लेवल पे आप ऑफिसर हो। दोनों तरह के लोग, ये सच्चाई है सर। ये लोग माने ना माने, मुझे गाली दे, पर ये सच्चाई है। क्या 2 एक्सट्रीम लेवल की बात करी मैंने, एक तो चपरासी और एक प्रिंसिपल कमिश्नर, जो हाईएस्ट लेवल पे है। दोनों केवल एक ही काम कर रहे हैं। क्या? पूरे 8 घंटे वो सिर्फ अपनी जॉब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनके ऊपर बात आ जाए कि तुमने ये काम क्यों करा, क्या करना चाहते थे, ऐसा तुम क्या पाना चाहते थे। वो केवल वो साइन करेंगे, नौकरी पे बात तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, चलो बैठा। वो नहीं करेंगे जो सही है। सर दिस इज डेंजरस। तुम ऑफिसर बताते हो खुद को, हाँ, तुम फैंटेसाइज करते हो खुद को, तुम कमिश्नर बोल रहे हो। दिस इज डेंजरस सिचुएशन फॉर आवर कंट्री। इसमें कमी व्यक्ति की है या सिस्टम की है? किसकी कमी है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ बस। सर सिस्टम तो ऐसा बना हुई है कि जितना कहा जाए उतना काम करो। जी, है ना। जब मैं डिपार्टमेंट में था, एज एन असेसमेंट में मैं पोस्टिंग थी मेरी। असेसमेंट और नॉन असेसमेंट 2 चीज़ें होती हैं। असेसमेंट बोले तो हमारे पास स्क्रूटनी में केसेस आते हैं, एंड इंस्पेक्टर बीइंग द हेड ऑफ द स्टाफ। जी, मैं जब इंस्पेक्टर था, जो असिस्टेंट कमिश्नर मान के चलिए हमारा ऑफिसर है, कोई डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिसर है, हमारा जो स्टाफ है उसका हेड होता है इंस्पेक्टर। मतलब वो पूरे स्टाफ को हेड करता है और सारी फाइल्स की स्क्रूटनी करता है। अब वहाँ पर टारगेट अगर सेट हो किसी का कि बॉस आपको इतने करोड़ तो इस फाइनेंशियल ईयर में इतने केसेस हैं आपके पास, इतने करोड़ तो आपको कमिश्नर तक पहुँचाने हैं, इतने करोड़ ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुँचाने हैं। तो अगर इस तरह का सिस्टम हो तो फिर तो आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो ना। बिल्कुल।
क्योंकि वो टारगेट बिल्कुल ओपन में दे दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि इतना करना ही करना है, इतना करवा दो। अब वो कैसे करना है और आपके नाम के साथ आपको करना है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो। ये करते हुए आपको अपनी जॉब भी बचानी है, आपको मीडिया की नज़रों से भी दूर रहना है, आपको चाहना है कि भैया वो कहीं पे मेरी कंप्लेंट्स भी ना हो जाए, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ऑफिशियल कंप्लेंट्स आ जाती है। तो सारी जिम्मेदारी आपकी है और ऊपर से भ्रष्टाचार करना, ये निर्देश ऊपर के हैं, निर्देश ऊपर ये चीज़ आपको करनी है। आप मेरे ख्याल से दर्शक इस बात को समझ पा रहे होंगे, जितने लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में एक बार हो जाए, आप ये समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी दलदल है जिसके अंदर हम बच्चों को इसमें डाल रहे हैं। और मैं आपको इसका एक दूसरा पार्ट भी बताता हूँ, आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी और बढ़ने वाली है। आजकल जितना आसान हो गया है, आपने एक भ्रष्टाचार देखा, आपने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने के बाद में सीधा वहाँ से एक्शन हो गया, तो एक्शन होने के बाद में सब एक्शन होना उसी व्यक्ति के ऊपर है, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, काम आप दूसरों के लिए कर रहे हो, नाम आपका खराब हो रहा है। और किसके लिए, जो आपने शुरू के 3 पॉइंट बताए, 50,000 रुपये आ जाए, ठीक है जी, ऊपर का थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, बिकॉज जो चीज़ें हैं, और साथ में जो पेंशन आ जाए और काम ना करना पड़े। तो जिस चीज़ की शुरुआत गलत इंटेंशन के साथ होती है, ये सीधा सीधा पूर्वजों का उदाहरण है कि जब बोओगे बबूल का बीज तो पेड़ आम का कहाँ से आएगा। जिस इंटेंशन के साथ में आप सरकारी नौकरी में आना चाह रहे थे, वही सरकारी नौकरी आपको दे रही है, तो दे रही है तो फिर परेशान क्यों होना और उससे बाहर निकलना। मुझे लगता है कि जो अंकित जी ने स्टेप लिया, तो ये तो बहुत कठिन है आपके लिए, बहुत मुश्किल है। मैं ये अब आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने रिज़ाइन करने का सोचा, इसमें 2 पार्ट थे। पहले प्रश्न पे आते हैं कि क्या आपकी जॉब सिक्योरिटी, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी और जितनी कोऑपरेटिव सर्विसेज हैं उनमें रेसिग्नेशन नहीं ले सकते, टर्मिनेशन नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, उसमें होना मुश्किल होता है। हाँ, ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो क्या आपके वाले में जो आपकी पोस्ट थी उसमें रेसिग्नेशन टर्मिनेशन आसान था, या उसमें भी ऐसा था ट्रांसफर कर सकते थे लेकिन रेसिग्नेशन टर्मिनेशन ज़्यादा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। रेजिग्नेशन इजीली ले सकते हैं। आपकी विजिलेंस की फाइल होती है, अच्छा, एनओसी आती है डिपार्टमेंट से, और आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टॉप आईएएस ऑफिसर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां पर जो है रेसिग्नेशन टर्मिनेशन इतना आसान नहीं होता, बट ट्रांसफर्स आर, जैसे हम खेमका जी का पूछते हैं कि वो मतलब 27 सालों के अंदर उनके 54 ट्रांसफर हो गए। तो यानी आप ये देखिए कि हर 6 महीने में एक ट्रांसफर हो रहा है, और 6 महीने के अंदर आप एक व्यक्ति से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो जाने के बाद में क्या कार्य करेगा, राइट। तो बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा वरुण जी, वो बंदा फाइट कर रहा है, वो बंदा लड़ रहा है, वो अब भी लड़ रहे हैं। मैंने डिसाइड किया नॉट टू फाइट। यस सर, मैं सनातन धर्म से आता हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सही बात। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का संदेश है, लिव एंड लेट लिव। बिल्कुल, जियो और जीने दो। मुझे खुद मस्त जीना है, सामने वाले को एक पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। और वहाँ क्या हो रहा था सर, दिक्कत ही दिक्कत। बंदे को हार्ट अटैक आने को हो रहा है, बंदा मरने को हो रहा है, उसका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा जब मैं उससे रिश्वत मांग रहा हूँ। सही बात है। आई कांट डू दिस। और जो खेमका साहब है, मैं उनसे बिल्कुल अपोजिट हूँ जी, वो मेरे भी हीरो हैं जी। वो लड़ रहा है बंदा, वो लड़ रहे हैं। वो सिस्टम में 27 साल टिक कैसे गए, मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। बिकॉज आई सीन ऑफिसर्स, या तो वो भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, हो सकता है खुद ना करें, दूसरों के लिए करना पड़ेगा, या फिर आप जो है उसमें से रास्ते से हटा दिए जाओगे, है ना। मैनी ऑफिसर्स दे हैव लेट डाउन देयर लाइव्स, देयर मैनी, मतलब बहुत ही फ्यू ऑफिसर्स हैं। आप शेषान की बात करते हो, खेमका जी की बात करते हो, जो टिक पाए और लंबे समय तक टिक कर उससे निकल पाए। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग जो जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। जब आपने वहाँ से आपने रिज़ाइन करने के बाद में दिमाग में क्या क्या विचार आते थे? बिकॉज एक नई चीज़ को सेटअप करना मतलब एक समय है, और ईश्वर का साथ होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली सीइंग पीपल फेलिंग मोर रादर देन गेटिंग सक्सेस इन देयर न्यू बिजनेस और न्यू लाइक वेंचर्स। तो ये कितना मुश्किल काम था आपके लिए वहाँ से निकल कर करना? सर वरुण जी, दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट काम यही है। मैं बताता हूँ जी, मैंने तो रिसर्च की है इस पे, मैंने तो केस स्टडी में बताता हूँ। जब मैं निकला वहाँ से, मेरे साथ जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे बात करता था। मैंने कहा क्या कर रहे हो लाइफ के साथ? कि नहीं अंकित, मज़ा तो नहीं आ रहा। किसी को मज़ा नहीं आ रहा सर जी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज पे। बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 को सर मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई तुम कर क्यों रहे हो? मैं बताता हूँ कर क्यों रहे हैं वो जॉब जी। क्षमा चाहता हूँ, मैं एक ऐसा शब्द यूज़ करने जा रहा हूँ, नपुंसकता। अगर बाहर निकले ना, जो 1.5 लाख अभी मिल रहा है, बाहर 10,000 नहीं मिलेगा। सही बात है। उनके हाथ पैर जाम हो चुके हैं, सही बात। सिर
मस्तिष्क जाम हो चुका है, बिल्कुल। कुछ नई स्किल पे काम ही नहीं करा, नहीं करा। तो वो 10,000 के भी काबिल नहीं है। यहाँ पे तो रुतबा है, साहब आए, साहब साहब सही साहब बात। साहब, सलाम साहब, सही सर जय हिंद सर, जय सही हिंद बात सर। बिना किसी चीज के बिना किसी स्किल के आपको रुतबा मिल रहा है। बाहर सही। यू विल बी एज गुड एज अ सिक्योरिटी मैन, जी। तो वो कभी बाहर नहीं आएंगे। तो ये बात है दोस्तों जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप बच्चों को भगा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी उनकी खपा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि आपके पास में एक घोड़ा है और आप उनको एक ऐसे टेरेन के अंदर, आपके पास में घोड़ा है व्यक्ति, और आप उसको जो है रेगिस्तान के अंदर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम घोड़े की नहीं है, प्रॉब्लम है उस रेगिस्तान के एरिना की जिसमें आप अपने घोड़े को खपा रहे हो। तो हम अपने बच्चों को काबिल नहीं बना रहे, हम उनके जीवन को केवल खपा रहे हैं। अंकित जी, जब इसी तरह के प्रश्न के ऊपर, बिकॉज जब आपने भी शुरू किया, मैंने भी शुरू किया, तो अब बात आती है कि बच्चों को इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का तरीका क्या है। क्योंकि अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, पहली बात पढ़ानी ज़रूरी है, बिना शिक्षा के तो कुछ नहीं है। पढ़ाऊंगा तो स्कूल भेजूंगा, स्कूल भेजूंगा तो 10वीं और 11वीं में कंपटीशन आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा तो चूज़ करने की 4 ही फील्ड्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि कॉमर्स ले लो, मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, आर्ट्स ले लो। इन चारों में से क्या चीज़ लेनी चाहिए, बिकॉज और फिर आगे करियर क्या बनाना चाहिए, क्योंकि करियर ही बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? जो मुश्किल आपको आई है, आप चाहते हो मेरे बच्चों को वो ना भुगतना पड़े, अब आप अपने बच्चों को कैसे इसमें गाइड करके जो है उस समस्या से बचाओगे? मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल वरुण जी, इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन जी। आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में ना डिग्रीज ज़्यादा ओवररेटेड हो गई हैं। डिग्रीज, MBA कर लो, बीटेक कर लो, बीटेक हर दूसरा बंदा बीटेक कर रहा है। इंडिया में इतना बुरा हाल है वरुण जी, कोई एवरेज इंसान, एवरेज शहर से निकला हुआ इंसान, भाई 12वीं हो गई, अच्छा मेडिकल वो अपना साइंस बैकग्राउंड है, चलो ठीक है बीटेक कर लो, बीटेक खत्म कर ली, अब भैया मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना है लाइफ में। तो व्हाट द हेल, 4 साल तूने क्या किया जी? बीटेक करी, वो तो करनी थी, क्यों करनी थी पता नहीं, डिग्री लेनी थी, हाँ यूजलेस। मैंने 2006 में मेरी 12वीं पास हुई, उसके बाद 3 साल मेरे बीकॉम के, 2 साल मेरे MBA के। मैं हमेशा बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ, मेरे 5 साल जीवन के मैंने बर्बाद कर दिए। मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मतलब शायद मैं इस टाइम एजुकेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ। 3 बीकॉम और MBA करके मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। जी हाँ, बर्बाद कर दिया। क्यों? 5 साल के दौरान मैंने अपने पापा के 10, 20, 25, 30 लाख रुपए लगवाए। हाथ में क्या पैसा आया मेरे? जीरो जी। हाथ में क्या हुनर आया? जीरो। हाथ में क्या एक्सपर्टीज आई? जीरो। हाथ में क्या एक्सपीरियंस आया? जीरो जी। इन 5 साल की जगह मैं अगर 1 साल लगाता किसी स्किल पे, किसी एक स्किल पे, एक स्किल, उसमें महारत हासिल कर लेता और फिर जॉब पकड़ लेता, बाकी 4 साल में जॉब करता। अब 5 साल के बाद मेरे पास क्या है? एक बेहतरीन स्किल है, एक स्किल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे पास जो मेरी सैलरी मैंने कमाई, जो पैसा मैंने कमाया, मेरे पास लाखों रुपए का कॉर्पस है। वेरी नाइस। मैंने क्या करा? 30 लाख रुपए अपने पापा के डुबाए जी, क्योंकि वो तो डुबाने ही थे ना। क्यों डुबाने थे? क्योंकि सर ग्रेजुएशन तो करनी है ना। क्यों करनी है सर? बिल्कुल प्रॉब्लम है, ये सोचने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकालें कि बच्चों को आपने 10th तक 11th तक जो गाइड कर दिया, 12th के बाद उनको बिल्कुल फोर्स ना करें। इफ़ दे वांट टू डू समथिंग, आपको लगता है कि सीधा ऑन फील्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी चीज़ की, या आपको लगता है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्हें कुछ और करना चाहिए? व्हाट इज़ योर सजेशन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ओनली? वरुण जी, मेरे एक्सपीरियंस के तहत, मेरे एक रिलेशन में है, हमारे रिलेशन में है कोई, उनका बच्चा है शायद 7th में या 8th स्टैंडर्ड में, 8th में है शायद वो, सर उसकी IIT की तैयारी शुरू हो गई है, 8वीं में है वो, एंड दे आर वेरी मच सीरियस, मतलब वो सच में सीरियस है कि नहीं इसको IIT क्लियर करवाना है सर 8th स्टैंडर्ड में। भेड़ चाल है ना सर। बेसिकली क्या था, पहले 12th के बाद करते थे, फिर अब वही सीट, भाई निकलने के दरवाजे तो 4 हैं, और पहले बात तो वो 4 निकलने के बाद में क्या करेगा बच्चा ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है 4 दरवाजे हैं। अब वो 4 दरवाजों में निकलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहले 1000 थी, फिर लाख हो गई, अब करोड़ हो गई। अब उसमें हम और तो कुछ कर नहीं सकते, तो 12वीं से 11वीं कर दो, 11वीं से 10वीं, 10वीं से 8वीं। अब कल को करते करते क्या फर्स्ट सेकंड से ही IIT की तैयारी कराने लग जाओगे, और करने के बाद में बिना ये देखे कि IIT पास आउट कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। जो घुटन आपको महसूस हो रही है वो तो IIT वालों को भी हो रही है, वो IIM वालों को भी हो रही है, क्योंकि उनकी हालत वही है कि पैसा हर किसी पे लगाया गया है, एंड द ओनली थिंग जो उनके दिमाग में भरा गया है, तुम्हें वो पैसा वापस निकालना है, रिकवर करना है सर, नीट वापस रिकवर करना है, वापस रिकवर करना है। अब देश में अगर डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स
आपके इंजीनियर्स अगर जो करना है, जो नया हमें शोध करना है, नई इनोवेशन करनी है, उसको करने की बजाय केवल मेरे माता पिता ने ये पैसा लगाया, मुझे ये वापस निकालना है, या वो भी छोड़ दीजिए, एक स्टेबल जो आपने शुरू में कही जॉब बचा के रखनी है, यहाँ से इज्जत जुड़ी हुई है, अगर इसके ऊपर पूरा देश काम करेगा तो फिर वो वही पुरानी पूर्वजों की कहावत है कि मरने के लिए तुम्हें सांस छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम जिंदा भी हो तब भी मरे हुए हो, और वो मरा हुआ जीवन जो है वो हम सब जी रहे हैं। वरुण जी, इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बात बोली ना घुटन वाली। अब वो जो 8वीं कक्षा में बच्चा है, सोच कर देखो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 5 साल उसने यहाँ लगा दिए, शायद 1-2 साल वो और ड्रॉप करके तैयारी करेगा, उसने आईआईटी क्लियर कर लिया। लेट्स सपोज उसने आईआईटी का टॉप आईआईटी दिल्ली जो भी बेस्ट होगा वो ले लिया, मुझे नहीं पता क्या है बेस्ट, ले लिया। सर अगर उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये समझ में आएगा कि इंजीनियरिंग के लिए तो मैं बना ही नहीं, सोच कर देखना जरा इस टाइम, ये मैं बहुत ही गहरी बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा खेल होगा उसके। सर मैं तो बना ही नहीं, अब वो घुटन में जिएगा। उसके पास 2 ऑप्शन है सर, पहला ऑप्शन वो घुटन में जिएगा, तीसरा ऑप्शन क्योंकि वो चुनेगा ही नहीं, पहला ऑप्शन वो घुटन में जिएगा, वो क्योंकि स्टैंप लग गई, ठप्पा लग गया, हमारा लड़का आईआईटी है भाई साहब, आईआईटी पास आउट है, अब वो घुटन में जिएगा जीवन भर, मर मर के जिएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास जो आजकल बच्चे इख्तियार कर रहे हैं, सुसाइड कर लेगा। नोट, सुसाइड नोट देखे आपने आजकल बच्चों के, सॉरी पापा मुझे एक्चुअली में आई कुडंट डू इट, आई क्विट, आई लव यू अ लॉट और मुझे माफ कर देना, मुझे आईआईटी करनी नहीं थी, मुझे नीट करना ही नहीं था, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, माँ बाप का प्रेशर। क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? अल्टीमेटली ये जाकर एक ऐसे समय पे चला गया जहां बच्चों का दिमाग इतना छोटा, इतने ब्रिलियंट बच्चे जिन्होंने आईआईटी क्लियर कराओ, यानी दिमाग तो था, लेकिन आगे जाके उसको इतना संकुचित कर देना कि उसको ये समझ में ही नहीं आया कि इसके अलावा कोई जीवन भी है। तो इतना विराट, इतना भव्य जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, जिसको एक्सप्लोर कर सकते थे, दुनिया जहान की चीज़ें हम कर सकते थे, उसको हमने संकुचित करके केवल आईआईटी, आईआईएम और यूपीएससी पे हमने उसको केंद्रित कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ वरुण जी कि ये सब आईआईटी, यूपीएससी जितने भी है ना, इनकी जगह अगर हम उस बच्चे को 8वीं कक्षा में इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते तो सर क्या बात होती, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी देते तो क्या बात होती। मेरा एक रिलेशन में है, आई विल नॉट नेम, बीटेक कंप्लीट करी है, उसको चेक डिपॉजिट करना नहीं आता। बिल्कुल चेक डिपॉजिट करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो राजा बेटा है घर का, तू तेरे लिए नहीं है बेटा ये सब काम, हम कर लेंगे, मम्मी पापा कह रहे हैं हम कर लेंगे, तू बस पढ़। स्कूल ने कभी सिखाया नहीं, माता पिता ने समझाने की कभी समझाने की ये जरूरी भी है, लाइफ स्किल्स। तो ये चीज़ है। मैं अंकित जी आपकी सहायता एक और चीज़ में चाहूँगा, दर्शकों को आप बताने की कोशिश करें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि कितना आसपास एरिनास है। क्या कुछ ऐसे प्रोफेशंस आप काउंट कर सकते हैं जिनके अंदर लोगों ने गए हों, पढ़ाई लिखाई जो हमने करी है ग्रेजुएशन तक उसकी ज़रूरत ना पड़ी हो, एंड दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ? ऐसे कुछ नाम है, आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं, थोड़ा बताते हैं, बिकॉज इसमें दर्शकों के दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी, ये लोग यूपीएससी, नीट, आईआईएम इन सबको गरिया रहे हैं, तो बच्चों को कराए क्या? सॉल्यूशन जी, सॉल्यूशन। तो आर देयर एनी फील्ड्स, और अगर उन फील्ड्स हैं, मुझे जहाँ तक पता है कोई भी इस तरह के फील्ड्स होंगे उसकी तैयारी में 1-2 साल लगते हैं, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। 1-2 साल आप ढंग से दे दो और इनमें किसी फील्ड में चले जाओ, तो जब 1-2 साल के अंदर हम किसी भी अच्छे फील्ड में जा सकते हैं, तो ये झुंझुना 12-15 साल का हम लेके चल क्यों रहे? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कॉमन सेंस को त्यागने की जरूरत है। लेट अस जस्ट रिकाउंट द फील्ड्स के कौन कौन से फील्ड्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। एब्सोल्युटली जी। अब 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत। आप आत्मनिर्भर बनो ना जी। मतलब मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल जी। बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं केवल कह रहा हूं कि आप खुद को सपोर्ट कर लो। जी। मैं अंकित जैन 12वीं से निकलने के बाद हाय हाय कर रहा हूं, देश में नौकरी नहीं है, हाय हाय सरकार, हाय हाय सब कुछ, मैं बुरा कह रहा हूं। मुझे नौकरी क्यों चाहिए? मैं धंधा क्यों नहीं कर सकता? मैं बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? हर चीज की आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़े पूंजीपति का बेटा नहीं हूं। 5,000 तो होंगे, 10,000 तो होंगे, आलू की रेडी तो लगा सकता हूँ, मुझे नहीं लगानी क्योंकि मैं स्टेटस सिंबल में फंसा हुआ हूँ। हाँ, और यहीं से हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हम सोच को विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये लगेगा मेरा बेटा आलू की रेडी लगाएगा, ठीक है, आपके बेटे ने आलू की रेडी लगाई, आलू की रेडी लगाने के बाद ये किसने उसके हाथ पकड़े हैं कि वो केवल उस रेडी पे ही रहेगा? पहले उस दिन उसने 1 साल मेहनत करके अपने आलू की रेडी लगाई। क्या वहां पर एक नए बच्चे को रिक्रूट करके वो आलू की रेडी एज इट इज फॉरवर्ड करके वो दूसरी 2 रेडी 3 रेडी मिलाकर, क्या वो आलू की जो रेडियां हैं उनको अगर 25 रेडियां वो चलाएगा तो क्या वो आलू की रेडी का ही हेड रहा? क्या वो 25 रेडियो को चलाने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन गया? एंड दिस इज व्हाट बिट्टू टिक्की वाला हैज डन। एब्सोल्युटली। तो आपके पास एग्जाम्पल है। हाँ, जब वो बिट्टू टिक्की वाला बन जाता है तब हम उसे बिजनेसमैन समझते हैं। जब वो केवल टिक्की वाला था तब उसे कोई व्यक्ति वो कर रहा था, रेडी वाला था, ये कह रहे थे। तो करा तो है हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने। हमारा बच्चा ये कर सकता है, हमें ये विश्वास ही नहीं है।
इसीलिए उस भेड़ चाल के अंदर हम हिस्सा बन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो प्राइम एग्जाम्पल हमने इस तरीके का दिया है। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, हो सकता है कि आप अनुसरण ना करना चाहें, ठीक है, हमारे पास केवल एक ही स्टोर है और हमने कभी जीवन में पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं बचाए जिसको मैं आपको दिखा सकूं कि नहीं भैया इससे पैसे बचते हैं, तो मुझे वो फॉर्मूला नहीं आता। लेकिन अंकित जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब इतनी बड़ी आप सरकारी नौकरी से आप निकलते हैं, आप ट्रेनिंग करवाते हैं, मात्र ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर के अंदर दुनिया जहान की चीज़ों की आवश्यकता होती है, कितने काबिल लोग हैं जो आपको मिलते हैं। मैं कल ही बैठकर सोच रहा था, मेरे घर के अंदर प्लम्बिंग की जब आवश्यकता है तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्लम्बर है। आप जानते हैं मैं उसे बुलाता क्यों? मुझे पता है वो मुझसे किसी भी काम के तकरीबन 100 रुपये की जगह पे 125 रुपये लेता है। फिर भी मैं बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ उसको? क्योंकि वो 125 रुपये लेता है, मुझे पता है ये मेरे घर में चोरी नहीं करेगा, मुझे पता है कि इसका किया हुआ काम है, मुझे दोबारा नहीं है, वो गारंटी देगा 6 महीने की, कहेगा भाई साहब कोई दिक्कत हो जाए मुझे बोला फ्री ऑफ कॉस्ट में ठीक करके जाऊंगा। दूसरी काम उसने ये कर दिया। तीसरी बात, वो जितनी चीज़ें लगाने वाला है वो हाई क्वालिटी लगाएगा। वो मुझसे 125 रुपये लेगा, लेकिन कल को ये नहीं है कि पैसे ज़मीर को गंदा करके घटिया चीज़ लगा के चलाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं 6 महीने 1 साल का काम करने वाला हूँ। तो क्या 100 की जगह 125 रुपये नहीं दूंगा? मैं दूंगा। मैं दे रहा हूँ 125 रुपये, उसका भी घर चल रहा है, मेरा भी घर चल रहा है। अब आप कह रहे हो प्लम्बिंग जो अच्छा काम नहीं है, उस व्यक्ति ने पूरा नीचे से ऊपर तक का अपना मकान बना लिया। अंकित जी, मैं फ्लैट में रहता हूँ। बिल्कुल, हाँ, समझ रहे हैं? तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो अंकित जी बता रहे हो ताकत है। और इस चीज़ को मुझे ये लगता है बच्चों को आपने 8-10 तक, हम तो अब प्रयोग कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं स्कूल से ही निकालें उन्हें बाहर। और जो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे वो 10th में 11th में, अब बच्चों को 12th के बाद बजाय कि ग्रेजुएशन कराने की, जीवन है, एक्सप्लोर करने दो। जब ये अपने जीवन के अंदर इतने समय के बाद बाहर निकल के एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब हम एक लेवल के बाद में अच्छी जॉब होने के बाद 50,000 की जॉब ठुकरा कर इस तरफ आ सकते हैं, आपके बच्चे को आप 11th-12th के बाद नहीं कर सकते। ये सोचेंगे ठीक है बेटा 1-1.5 साल फ्री घूम सीख कर, पैसे मत दे देना आप लोग उसके हाथ में। सबसे बड़ी एक और गलती भी यही है कि हम अगर 12th के बाद भी देते हैं तो बेटा पैसा लगा रहे हैं, चलो तुम दुकान करो। अरे भैया आप ट्रेनिंग करो जिसकी दुकान पे। मुझे आज भी इतना दुर्भाग्य लगता है कि जी दुनिया कह रही है ऑर्गेनिक स्टोर नहीं खुल रहे, हमने अपने स्टोर के थ्रू ऑफर चलाई हुई है। जी अपने बच्चे को 12th करने के बाद हमारे पास भेजिए, हम उसको मंथली 14-15 हज़ार रुपये देंगे, हम उसकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, हम उसे सिखाएंगे भी। 2 साल में आपका बच्चा अगर सीख गया तो उसका स्टोर खुलवा देंगे। नहीं सीख के गया, कम से कम व्यवहारिकता सीखा, बिजनेस करने का तरीका सीखा, उसको आप किसी और बिजनेस में लगा सकते हो। करेक्ट। आप आगे और सोच सकते हो उसके बारे में। क्या बुरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नोबडी हैज सेंट देयर चिल्ड्रन। नोबडी। ये देखो यहाँ दिक्कत है ना बहुत बड़ी। अब एक बिजनेस है, आप देखिए देश में कितने ऑर्गेनिक स्टोर्स की आवश्यकता है। आप लोग खुद ही कह रहे हो वरुण जी, वाक्षी का स्टोर जो है हर राज्य में खोल दो, हर डिस्ट्रिक्ट में खोल दो। अरे भाई खोलने की आवश्यकता है, वो बच्चे भी तो चाहिए जो उसको चलाने के योग्य हों। ना हमने नैतिक मूल्य सिखाए, ना हमने उनको स्किल सिखाया, ना उनको मार्केटिंग सिखाई, ना सेल सिखाई। स्टोर खोल के करेगा क्या? और ये सिखाना भी नहीं चाह रहे, तो इसमें गलती बच्चों की नहीं, गलती तो माता पिता की है। वी नीड टू लर्न दिस। तो ये बहुत अच्छा एक इंसाइट आपने बताया अंकित जी, और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको कि ये चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। जब आप अब बाहर आ चुके हैं, आने के बाद में आपने ये जो चीज़ है अब करी है, व्हाट्स नेक्स्ट? आप फ्यूचर के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगले 5-6 सालों में आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे? मतलब कुछ आपने डिसाइड किया है या आपको लगता है कि नहीं कुछ? जी नहीं, बिल्कुल। राइट नाउ आई एम रनिंग 1 बिजनेस। जी। 2 बिजनेस में फेल हो चुका हूँ, तीसरा बिजनेस रन कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल। जिनमें फेल हुए उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। फेलियर से ही समझिए। जी। आपके पड़ोस में ही किया था जी, आज बताता हूँ। जी। मागुन मॉल। अच्छा जी। यस, उसके पास में मेरा पहला बिजनेस, जब 2018 में, जनवरी 2018 की बात है, मुंबई से ट्रांसफर लेकर मैं वैशाली आयकर भवन में पोस्टेड हुआ था। जी। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस नेम्ड स्मूदी स्क्वायर। ओके। मैंने एक रेडी लगाई। जी। मेरे पास अच्छा कॉर्पस था, मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकता था। जी, जी। बढ़िया स्मूदी का एक बढ़िया कैफे खोल सकता था। नहीं खोला। जी, जी। नहीं खोला। बनिया बुद्धि। जी, बनिया बुद्धि। हमें क्या सिखाया जाता है? 10 रुपए है जेब में तो 2 लगा, 8 जेब में रख। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों। मैं इन्हीं लेसन्स के बारे में कह रहा हूँ। ये ही बच्चों को सिखाने की जरूरत है जो हमने छोड़ रहे हैं हम। भाई आप ये देखिए, आज से पहले ये तो आपने IIT IIM ये अभी तो करनी शुरू करी है 20-30 साल से। उससे पहले लोग क्या कमा नहीं रहे थे? लोग क्या अपने घर नहीं चला रहे थे? इन सिद्धांतों के अनुसार चला रहे थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने वो 2 रुपये लगाए वहाँ पे, मैंने रेडी खोली, स्मूदी स्क्वायर नाम की रेडी। मैं एक्चुअली में थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मेरा पर्पज़ क्या था कि चलो इंडिया को हेल्दी बनाते हैं। यस। ठीक है जी। आई गॉट फेल्ड।
रीजंस थे, पैरामीटर से मैंने वो सब एनालाइज करे, मुझे समझ में आई, मैंने एब्जॉर्ब किया कि हाँ अंकित ये तेरी गलतियां हैं, तू फेल हो गया है। मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आगे बढ़ गया, दूसरा बिजनेस किया, चार्ट फैक्ट्री। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो पहला फेल हुआ क्यों तो हुआ? आपने ये डिसीजन क्यों लिया? एक तो क्यों हुआ अगर आप बताना चाहें, हाँ। नहीं तो उस बिजनेस को करेक्ट करना नहीं ठीक समझा और दूसरा बिजनेस करना लिया, ये क्या डिसीजन रहा? ये जरूर मदद करें। बढ़िया, क्योंकि ना मुझे पहले बिजनेस के बाद समझ ही नहीं आया कि वो गलत क्यों हुआ, मुझे दूसरे के बाद समझ में आया कि पहले बिजनेस में क्या गलती ये करी? पहले बिजनेस में क्या गलती Okay, रही। that's it. दूसरे के बाद क्यों समझ में आया, क्योंकि दूसरा बिजनेस भी रिलेटेबल था, फूड इंडस्ट्री में था। चार्ट फैक्ट्री नाम की मैंने रेडी बनाई, बढ़िया सी, जी। बहुत ही खतरनाक डिजाइन था उसका, जी। मुंबई से हमने डिजाइन करवाई थी। दूसरे में जब मैं दूसरे में भी फेल हो गया, लेकिन पहले के बाद दूसरे में जाने में आपको ये लगा शायद स्मूदी नहीं चल रहा, कुछ और चल जाएगा, कुछ और चल जाएगा। ये केवल इतना व्यू आया होगा दिमाग में, इतनी चीज आई होगी, लेट अस ट्राई समथिंग Some other डिफरेंट। thing। ठीक है, दूसरा हेल्थ कॉन्शियस था, मैंने कहा कुछ फूड से रिलेटेड करते हैं, फूड रिलेटेड मैंने करा चार्ट फैक्ट्री। जी। दूसरे में भी फेल हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आई, मुझे पहले की गलतियां और दूसरे बिजनेस की गलतियां मेरी आंखों के सामने आ गई, टक 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 टक, ये 10 गलतियां मैंने करी। मुझे पता है इसी बिजनेस में अगर मैं ये 10 गलतियां सुधार लूं तो मैं तो वारे नहीं आ रहे, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा काम। अब एक और फैक्ट है फूड इंडस्ट्री को लेकर कि 98% बिजनेसेस पहले साल में बंद हो जाते हैं। जी, फूड इंडस्ट्री जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली 90% होते हैं, फूड इंडस्ट्री में 98% होते हैं, क्योंकि जल्दी से नहीं चलते वो। यस। अब हुआ क्या, दूसरा बिजनेस करते करते मेरा कैपिटल खत्म होना शुरू हो गया, है ना। मैंने लड़के रखे, मैंने एक्सपेंस करा, मैंने उसको बहुत सारा इंटेंसिफाई करा, मेरा कैपिटल खत्म होना शुरू हो गया। फिर मैंने थर्ड बिजनेस की शुरुआत करी जो बिना पूंजी के स्टार्ट हो रहा था। ट्रेनिंग इंडस्ट्री। Yes. मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आया, क्यों आया, फूड इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं बची थी। Yes. मेरे पास एक और ऑप्शन था, Yes. मैं कोई जॉब कर सकता था, है ना। Yes. क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि अंकित 2 बिजनेस करे और दोनों में तो फेल हो गया, अब कुछ नया कर या फिर तू जॉब कर, नया बिजनेस कर या जॉब कर। पर रगों में तो यार बनिया हूं तो धंधा दौड़ रहा, करना तो धंधा ही था। आई डिसाइडेड कि भाई अब सब कैपिटल वैपिटल तू खत्म करके बैठ गया है, घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना। यस यस। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ को मेरे अंदर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा गड़बड़ कर रहा है और बिजनेस के नाम पे सब कुछ बहा रहा है, राइट। मैंने बहाया, सब कुछ लगभग खत्म करा। देन आई वेंचर्ड इनटू कोचिंग इंडस्ट्री। कोचिंग इंडस्ट्री में जब शुरू करा तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग। आई एम अ टेडेक्स स्पीकर, मैं जोश टॉक पे गया हूँ 4 बार, दुनिया की बड़ी बड़ी स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है। एंड देन आई वेंचर्ड इनटू सेल्स। सेल्स क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब मैं कर चुका था 3-4 साल बिफोर माय गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। MBA के बाद 2011, 12, 13, 14 वहां पर मैं कॉर्पोरेट जॉब्स कर चुका था, वहां पर सेल्स में बहुत अच्छा करियर में निकाल चुका था। इन डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट इंडस्ट्री में बढ़िया काम कर चुका था। तो मैं सोचा यार सेल्स क्यों ना सिखाई जाए, और जब से सेल्स सिखानी शुरू करी देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो दिस इज माय फर्स्ट बिजनेस जो सक्सेसफुल हुआ और नेक्स्ट लेवल हम इसको स्केल कर रहे हैं। आज के टाइम में ये आलम है वरुण जी कि मेरे बिजनेस का जो रेवेन्यू है उससे 10,000 टाइम्स जिन बिजनेस का रेवेन्यू है, जो 50 करोड़ कर रहे हैं, 100 करोड़ कर रहे हैं, 500 करोड़ कर रहे हैं, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, वो आते हैं कंसल्टिंग के लिए। अंकित बताओ भाई हमें सेल्स में गड़बड़ हो रही है, सर प्लीज बताइए कहाँ, आप हमारी हेल्प कीजिए। वेरी नाइस। तो मज़ा आ रहा है सर, मज़ा। परफेक्ट। तो दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अंकित जी की वीडियोस अभी तक नहीं देखी, देखिए सेल्स मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। आपने लाइव एग्जाम्पल वाक्षी को देखा है, हम किस तरह से अभी तक करते आए हैं सेल्स को, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है, फॉर्मेट है पूरा अंकित जी के पास में। मैं अपनी वीडियो के नीचे इनका नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कहीं आपको लगता है कि बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अपने जीवन में 40 वर्ष में, और अंकित जी ने भी समझा होगा, इस पूरी दुनिया में जो अभी की दुनिया चल रही है, हमारे जैसे पागल तो थोड़े 2-4 ही मिलेंगे जो इतना नहीं भागे पैसे के पीछे, बाकी 99% दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। और किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है आज के समय में, जबकि नहीं होनी चाहिए, दैट इज सेल्स। और अगर आपके बच्चे को पैसा लाना मालूम है, सेल्स लाना मालूम है कि सेल्स कैसे आती है, विश्वास कीजिए ही और शी इज़ अ जेवल, वो हीरा है। आपकी नज़रों में हो सकता है ज़िंदगी भर नकारा रहे, दुनिया की नज़रों में वो हीरा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि बिना रेवेन्यू के अंकित जी ये बिजनेस क्यों सेट कर पाए। तो बाकी चीज़ें ज़रूर सिखानी है,
ये सब कुछ शायद वो इसलिए कर पा रहे हैं, जो जिस तरह की आप वीडियोस और सेल्स और जो ये बताते हैं चीज़ें, वो जो है वो इसीलिए बता पा रहे हैं बिकॉज बाकी जो नैतिक मूल्य और जो बाकी चीज़ें जो संस्कारों में थी वो अच्छी थी। दैट ओनली विद दैट रीज़न ही इज़ एबल टू डू दैट थिंग जो दूसरे लोग नहीं सिखा पा रहे सेल्स एंड मार्केटिंग में। वो पीछे बैकग्राउंड में काम करती हैं चीज़ें, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि वो सेल्स के थ्रू रेवेन्यू आ पा रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि वो जो फॉर्मेट वो फॉलो कर रहे हैं वही है। तो अंकित जी, ये अब आप इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 4-5 साल से मेरे ख्याल से आप और इसमें हैं। 6 साल हो गए। कंपटीशन जो है, जो कॉम्पिटिटर है, ऐसा क्या खास है कि जो आपके बिजनेसेस हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं सेल्स के लिए? इज इट ओनली रिजल्ट्स और दे आर सीइंग सम काइंड ऑफ, जब आप कुछ करते हैं तो वो क्वालिटी देख के उनको अंदाजा हो जाता है नहीं यार ये व्यक्ति अलग है? क्या डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा वरुण जी। क्विकली जवाब देता हूँ इसका। यूएसपी है हमारे पास, ये ऐसी यूएसपी है, यूएसपी बोले तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हमें अलग क्या है? पहली यूएसपी, वी आर आउटपुट ओरिएंटेड। मैंने ना गैप देखा जब मैं इंडस्ट्री में आया। दिल्ली में, हम तो इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के अंदर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है हर चीज़ का। आप एक पत्थर उछालो हवा में, हाई चांसेस हैं वो एक ट्रेनर के ऊपर जाके लगेगा, सेल्स ट्रेनर के ऊपर। इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा है। और आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, ओपनली बता रहा हूं, जिस काम के जो काम एक दिन की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के 30-40 हज़ार रुपए में हो जाता है, हम लोग 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 2 लाख रुपये से रेट स्टार्ट है। हम आएंगे ही नहीं उसके बिना। अब लोग 2 लाख क्यों दे रहे हैं? अक्सर लोग बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, जब हम कुछ माल खरीदने जा रहे हैं, ये कितने का है? 100 रुपये का। अरे यार मार्केट में तो 90 का मिल रहा है, आपसे मैं 100 का क्यों लूंगा? यही तो होता है। बोलेगा जी, जब तक उसको आपको वैल्यू समझ में आएगी। तो हमें उसको वैल्यू समझानी है। और दूसरा हमने जो गैप कवर किया, दैट इज आउटपुट ओरिएंटेड। अक्सर क्या हो रहा था, ट्रेनर कंपनी में आया, कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, आया, ट्रेन किया, चला गया, उसको लेना देना नहीं है आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं। यहाँ पे आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल करेंगे। उससे पूछो ना, और व्हाट नेक्स्ट मुझे क्या पता, मेरा चेक दो, मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम्हारी कंपनी है, तुम देखो। मैंने कहा नहीं, मेरी कंपनी है। मेरे पास सेट ऑफ ट्रेनर्स हैं, चीफ इन हाउस ट्रेनर्स हैं मेरे साथ, जिनका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज़्यादा है, जो 50 साल 55 साल के हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। उनकी मदद से हम उन कंपनीज को हैंड होल्ड करते हैं, उनके रेवेन्यू को ग्रो कराते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आज की जो ये इंसाइट है, इससे आपने कुछ लेसन सीखे होंगे। जितनी चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए एक पॉडकास्ट में कवर नहीं हो सकती, एक डिबेट में कवर नहीं हो सकती। अपनी जो भी राय है उसको कमेंट्स में ज़रूर डालें। व्हाट्सएप का नंबर आपको हमारा भी मिल रहा है, अंकित जी का भी मिल रहा है, संपर्क करें। और जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो आप कुछ जीवन में अपने बच्चों के लिए जानना चाहेंगे, मुझे लगता है 1-2 अच्छे करियर्स आपके पास हैं, इनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी चीज़ें जान सकते हैं जो अपने बच्चों का करियर डिसाइड करने में आपको हेल्प करेंगी। तो संपर्क करिए, कॉन्टैक्ट बनाते हैं, चीज़ें अच्छी करते हैं। भगवान के लिए जिस चीज़ के साथ में हमने वीडियो को शुरू करा था, फिर दोबारा कहना हूँ, अपने बच्चे, आपके बच्चे घोड़े हैं, उनको गधा मत बनाइए। हमने खच्चर और गधे से ज़्यादा बुरा जीवन उनका बना दिया है। भगवान के लिए वो सोच सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो मैं और अंकित जी भी जीवन में नहीं कर पाए। उन हीरो को, उनको जो है ना जेवल्स हैं, वो उनको निकलने का मौका दीजिए। अगर आपको वो रास्ता नहीं दिख रहा तो बच्चा हमें हैंड ओवर कर दीजिए। हमारे पास में अभी ईश्वर के आशीर्वाद से इतनी क्षमता है कि हम आपको 1 महीना भी आप दोगे ना, तो 1 महीने के बाद आप खुद बोलोगे यार मेरा बच्चा कितना इंप्रूव हो गया। एब्सोल्युटली। तो जस्ट हैंड इट ओवर, जा कुछ नहीं रहा, बट वी ट्राई। और हम ये काम इसलिए करना चाहेंगे बिकॉज देश को ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। राइट, मशीनों की जरूरत नहीं है। मशीनों की जरूरत नहीं है। मशीन तो अब एआई जब आ जाएगी तब आपको बता देगी कि बच्चों की क्या हैसियत रह जाएगी। जो काम हम सिखा रहे हैं एआई आके 2 दिन में उड़ा देगा उनको। और जो सीखने लायक चीज़ें अगर उनको हमने प्रिजर्व नहीं करा, जो अभी टैलेंट अंकित जी के पास है, उसको अगर हमने नहीं एनकैश किया, बच्चों तक नहीं पहुँचाया, आगे हमने उसको नहीं बढ़ाया, विश्वास कीजिए शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बिकॉज आई सीन, मैं फिर से दोबारा ये कह रहा हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग के जो लेसन्स जो आप देते हो, इट्स नॉट विजिबल। मैंने कंटेंट ही नहीं देखा इससे पहले वो कभी यूट्यूब पे, बिकॉज वो वही कंटेंट था वो जो चेक लेके जाने वाले हैं, इसलिए उनकी सोच भी उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। तो जो सोच को एंड तक लेकर जाए, कुछ अलग करने की कोशिश करे, उसके लिए एक अलग नियत चाहिए। कोशिश करिए, संपर्क करिए, रास्ते निकालिए, निकालेंगे, बढ़िया मिलेंगे। जीवन जैसे हम दोनों का सुखी हुआ है, आपका और आपके बच्चों का जीवन भी सुखी हो पाएगा। कुछ कहना चाहेंगे सर आप दर्शकों से? वरुण जी, आखिरी बात बोलूँगा कि कोई 3 स्किल मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ जो आप अपने बच्चे को सिखाएं, ये रैट रेस से हटाकर। 3 स्किल्स, पहली है सेल्स, दूसरी है साइकोलॉजी, उसको सामने वाले के दिमाग को पढ़ने की कला सिखाएं, और तीसरी है पब्लिक स्पीकिंग, वक्ता बना दें।
सर ये अगर 3 स्किल्स बच्चे में आ गई ना, ही विल बिकम अनस्टॉपेबल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चौथा मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे के मन में जब प्रश्न आते हैं तो उसको दबाइए मत। प्रश्न आ रहे हैं, आपके पास उत्तर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर हमारे हैं, बच्चे को कनेक्ट कर दीजिए। अंकित जी बिजी हो भी गए तो मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा, मैं उनको जवाब दे दूंगा 24 घंटे में। So nice, और मुझे बहुत खुशी होती है बच्चों के मन में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको सही तरीके से आगे लेकर जाने की। फिलॉसफी मेरा बहुत प्रसिद्ध और मतलब मेरा बहुत पसंदीदा जो है क्षेत्र है, तो करिए। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो कल को योग्य बने। आशा है इस इच्छा के साथ में आप भी हमारे साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, वैदिक गुरुकुल का ये सेगमेंट रहा और यही उद्देश्य है हमारा कि कल को हम अपने बच्चों को इतना योग्य बना दें, ना उनको किसी के आगे जी हजूरी करने की ज़रूरत पड़े, ना भ्रष्टाचार में आना पड़े। उनको पता हो कि मुझे अपना जीवन सुखी बनाना है और ये मेरे हाथों में है, मेरे कर्मों में है, और वो उसके अनुसार खुद को बना सकें। मिलकर हमने ये सीरीज़ शुरू करी है। फिर दोबारा बहुत जल्दी दूसरे नए पॉडकास्ट के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक संपर्क करना आरंभ करिए। भारत वंदे मातरम। थैंक यू।